मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में मैं सुबह सुतार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान से टॉपिक ग्राफ की, जो सबसे आसान टॉपिक माना जाता है और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें पेपर में मिलता है और प्रश्न नंबर 26 पर ये क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण लेके इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ी भूमिका है जो आपको समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है वो आता है अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए जानते हैं थोड़ा सा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। देखिए, इस प्रकार की समीकरणें चाहिए हमें जो रैखिक हो और जिनमें क्या हो, दो चर हो। लीजिए थोड़े उदाहरण लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। एक मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये दो समीकरणें बन गई। ये दो समीकरणें जो भी मैंने लिखी है, इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इनमें प्रत्येक समीकरण में दो चर है। देखिए, जैसे इस समीकरण में दो चर है, पहला चर x है और दूसरा है y, तो इसमें हो गए दो चर। दूसरी समीकरण में देखेंगे तो इसमें भी दो चर है। आगे देखिए, इसमें रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने पिछले कुछ एक वीडियो लेक्चर में ये सीखा कि जिन समीकरणों की अधिकतम पावर क्या दो होती है उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार से जिन समीकरण के ऊपर अधिकतम पावर अगर एक होती है तब हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों समीकरणों को, तो ये दोनों समीकरणें किस प्रकार की समीकरण है बच्चों? दोनों समीकरणें हैं रैखिक समीकरण। दोनों समीकरणें रैखिक समीकरण ही है। क्यों? क्योंकि इनमें जो चर की अधिकतम पावर है, जो x और y की अधिकतम पावर है, वो क्या है? एक एक ही है। इसलिए ये कौन सी समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। और साथ ही साथ इनमें दो चर है, पहला चर x है और दूसरा चर y है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। आगे हमने बोल रखा है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, या इंग्लिश में बोले तो पेयर होता है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमेशा जोड़ों में रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रकार की समीकरणों का मानक रूप हम थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार की प्रत्येक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स 0। और दूसरी समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो दोनों समीकरणें हैं इसको एक नंबर नाम दे देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये जो लिखा है मैंने, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, जिसमें a1 और a2 दोनों समीकरणों में x के साथ में गुणा में आने वाली है, और b1 और b2 दोनों समीकरणों में y के गुणांक है, और c1 और c2 इन दोनों चर के अलावा यानी जो अचर पद है वो है। इन प्रकार की समीकरणों को, यानी दो चर वाली रैखिक समीकरण को सरल करने की कुछ एक विधियां हमने 9th क्लास में सीख ली है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए, पहली विधि आपने सीखी होगी प्रतिस्थापन विधि। आपने सीखी है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आपने सीख ली होगी विलोपन विधि। तीसरी विधि आपने सीख रखी होगी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि या वज्र गुणा विधि। और नंबर 4 विधि जो है वो होती है ग्राफ विधि। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सरल करने की 4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफ विधि। ये तीनों जो विधियां हैं वो पिछली कक्षा में रह गई है, यानी अपने 10th क्लास में नहीं है। हमें जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा वो केवल ग्राफ विधि के ऊपर ही मिलेगा। और आपको यह भी बता दूं मैं कि ये प्रश्न संख्या 26 पर आएगा। प्रश्न संख्या 26 पर आएगा। डी पार्ट जो आएगा अपना, डी खंड आएगा, उसमें ये आएगा जिसमें आपको दो समीकरण देके ये बोला जाएगा कि इनको ग्राफ विधि से हल कीजिए, या यह कहा हुआ मिल सकता है कि इन्हें आलेखीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल कीजिए? आलेखीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि, आलेखीय विधि दोनों एक ही चीज है। तो अब हम बात करते हैं किसी भी दो समीकरण युग्म को
एक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि या आलेखीय विधि से सरल करने की। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कुछ एक 4 या 5 स्टेप सीखेंगे, उसके बाद में जो अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उस पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मानक रूप आप ध्यान रखिए थोड़ा, प्रत्येक समीकरण को मानक रूप आपको अगर ध्यान में रहने लग जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि अपना ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं, एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। जैसे अपने पास एक समीकरण है x + y = 10 के, और जो दूसरी समीकरण है वो दे दी x - y = 6 के। ये दे दी समीकरण नंबर 1 और ये दे दी समीकरण नंबर 2। अब आप ये कहेंगे कि ये तो मानक रूप में है ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये जो c है वो इस साइड प्रतिस्थापित कर दिया और इसका वो जो c था वो भी इस साइड में प्रतिस्थापित कर दिया। या ये समझ सकते हैं आप, ये समीकरण इस प्रकार से है, x + y - 10 = 0 थी ये, और ये समीकरण x - y - 6 = 0 थी। इसने क्या करके दे दिया, जो c था उसको बराबर से दूसरी साइड में प्रतिस्थापित करके दे दिया। तब हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण लेनी है दोनों में से कोई भी। तो आप ये लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और जो समीकरण 1 है वो है अपने पास x + y = 10। इस समीकरण 1 से आपको चर का पृथक्करण करना है। चर का पृथक्करण, इसमें दो चर है x और y, दोनों में से किसी एक चर को बराबर के चिन्ह से एक साइड में रख लेंगे और बाकी को एक साइड में कर देंगे। तो देखिए, x को अलग अगर मैं अकेला कर दूं तो x के ठीक बाद में बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर के ठीक बाद में अपने पास 10 है तो 10 को यहीं पर ही रहने देंगे, और जो y था x के साथ में था उसको इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 - y। आप ध्यान से देखिए, चर का पृथक्करण हो चुका है, जो x है वो अकेला बच गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक लिखेंगे x और दूसरा लिखेंगे y, और 3 कॉलम आगे और बना लेंगे। आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो यहाँ y के अंदर भी बना लेंगे। फिर क्या करना है आपको, y की यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करते जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर ये जो समीकरण है x = 10 - y यहाँ पर है, एक बार मैं y को छोड़ दूं, y की जगह हमें जो वैल्यू रखनी है वो रखते जाएंगे और x का मान प्राप्त करते जाएंगे। देखिए, अगर मैं y की जगह रख दूं कि 2 आना चाहिए y की जगह, तो y की जगह जब 2 रखेंगे यहाँ 2 रखा जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 - 2। 10 - 2 यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू y की जगह आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने रख दिया y की जगह 4, तो x बराबर हो जाएगा 10 - 4, और 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी x की वैल्यू 6 आएगी। कब आएगी, जब y की वैल्यू हम रखें 4। इसी तरीके से y की जो वैल्यू है वो हम 5 रख दे, y की जगह क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया। जब y की वैल्यू 5 रखी तब x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, x = 10 - 5, यानी ये हमें 5 प्राप्त होगी। इस तरीके से हमने एक पहले समीकरण की जो सारणी है वो बना ली। इसको आप नाम दे सकते हैं सारणी फर्स्ट या फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल। इसी तरीके से जो काम हमने पहले समीकरण के साथ किया है वही हमें दूसरे समीकरण के साथ में दोहराना पड़ेगा। तो देखिए, एक साइड में लिख देंगे वापस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। जो समीकरण 2 है वो अपने पास है x - y = 6। इसमें भी चर को अलग करेंगे, चर का पृथक्करण करेंगे तो x को अलग कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 6 - y है, इस साइड पक्षांतरित कर देंगे तो ये हो जाएगा +y। तो x बराबर हो गया 6 + y। इसकी भी टेबल बनाते हैं, एक x बनाते हैं और दूसरा y लिखते हैं, 3 कॉलम बना लेंगे। चलिए, y की वैल्यू मैंने रख दी 0। जब भी मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 0 रख दूं तो x = 6 + y की जगह मैं लिख रहा हूँ 0। यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। इसी तरीके से y की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 1 7 हो जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू -1 रख दूं तो x की वैल्यू देखिए
6 माइनस 1 हो जाएगा ये 5। इस तरीके से जो टेबल बनी है वो कौन सी टेबल है, टेबल नंबर 2 या सारणी नंबर 2। इस तरीके से हमने दो समीकरणों की सहायता से दो टेबल बना लेनी है और फिर क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को कार्टेशियन प्लेन में या कार्तीय तल में निर्देशित करेंगे। चलिए देखिए, कार्तीय तल आप वैसे जानते होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कार्तीय तल ड्रॉ करते हैं। ये कार्तीय तल ड्रॉ करने के लिए हम ये यहाँ से इरेज कर देते हैं एक बार। दरअसल कार्तीय तल क्या होता है, एक आप सभी परिचित है एक संख्या रेखा से। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा, बीच में यहाँ पर 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे, धनात्मक संख्याएं आएंगी। इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें आप जो नंबर लिखेंगे वो उतने होने चाहिए जितने आपके अधिकतम वैल्यू है x की। इसमें इस सारणी में देखें x की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 8 तक है, और इसमें कितनी है, 7 तक है, यानी x की हमें अधिकतम वैल्यू 8 तक यहाँ पर इस पे लिखनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के बाद में ये 7 और 8 यहाँ तक ड्रॉ हमने कर दी। इसी तरीके से ये होता है इसका y एक्सिस और ये होता है इसका x एक्सिस, यानी हम इसे लिख देंगे x अक्ष, इस साइड x डेश वो x, ये जो आएगा इस साइड में -1, -2, -3, -4, -5। हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, -1 के y की अधिकतम वैल्यू, बाकी पॉजिटिव चाहिए हमें। अब y की तरफ देखेंगे, y की अधिकतम वैल्यू इसमें 5 है और इसमें जो y की अधिकतम वैल्यू 1 और -1 एक ही है, तो अधिकतम वैल्यू 5 तक हमें पुट करना होगा। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से नीचे देखेंगे तो y की वैल्यू लिख देंगे -1, -2, -3, -4। ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। ये होता है इसका y डैश और ऊपर होता है y। इस पूरे को y अक्ष बोलते हैं और इस पूरे को x अक्ष बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो होता है इसे मूल बिंदु बोलते हैं और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर x अक्ष की वैल्यू भी 0 है और y अक्ष की वैल्यू भी 0 है। सबसे पहले पहली सारणी की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए करना क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 8 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। आपको कुछ नहीं करना, केवल मूल बिंदु पर खड़े होना है और मूल बिंदु पर खड़े होकर के x की तरफ चलना है 8। तो मूल बिंदु पर खड़े होकर x की तरफ 8 चलना है, x मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड चलेंगे x की तरफ, 8 तक चल दिए, यहाँ तक चल दिए 8 तक, यहाँ पर आके रुक गए एक बार के लिए। यहाँ पर आने के बाद में हमने देखा कि y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वहां पर खड़े रहकर ही y की तरफ 2 चलना है। तो यहाँ पर खड़े रह करके y की तरफ 2 चलना है, क्योंकि 2 प्लस के 2 है तो प्लस के 2 ऊपर की साइड होंगे। तो ये देखिए इसके साइड में 1 और ये 2, ये जो पॉइंट है वो डिनोट करता है 8 और 2 कहां पर है। तो 8 और 2 का निर्देशांक जो आएगा वो यहाँ पर आ गया। इस बिंदु पर खड़े होकर के आप एक बार वापस ये चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू तो 8 है और इसकी y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये 8, 2 को प्रेजेंट करने वाला निर्देशांक यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मूल बिंदु पर खड़े होंगे, x की तरफ कितने चलेंगे, 5 चलेंगे, तो x की तरफ 5 चल दिए, और y की तरफ भी कितने चलना है, 5 चलना है, तो y की तरफ 5 ऊपर की और 5 ये देखो ये रहा। तो ये जो बिंदु आएगा x की तरफ 5 और y की तरफ का निर्देशांक ये आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, ये भूल गए थे हम, रह गया था पहले 6 और 4, x की तरफ अधिकतम 6 चलना है और y की तरफ यहाँ पर खड़े रह करके 4 चलना है, ये चल दिए। जो तीनों बिंदु है वो एक सीध में आएंगे। तब हम क्या करेंगे, एक रूलर की सहायता से, एक स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे। इस तरीके से तीनों को मिला दिया स्केल की सहायता से, और मिला करके ये कौन सी समीकरण का था, अपनी पहली समीकरण का था। और पहली समीकरण अपनी x प्लस वाई बराबर 10 थी और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 6 थी। तो ये पहली समीकरण के लिए है, तो अब हम इस पर लिख देंगे कि ये पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 को प्रेजेंट करने वाली लाइन ये है। ये हो गया अपना पहली समीकरण का काम। इसी तरीके से क्या करेंगे, जो दूसरी टेबल है उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, x की तरफ 6 और y की तरफ 0, तो x की तरफ 6 और y की तरफ 0 चलना है। 0 चलने का मतलब बिल्कुल ही नहीं चलना है, तो x की तरफ 6 0 यहाँ पर आ जाएगा।
इसी तरीके से x की तरफ 7 है और y की तरफ 1 है, तो x की तरफ 7 यहाँ पर आएगा और y की तरफ 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर x की तरफ 5 और y की तरफ -1, तो x की तरफ 5 चलेंगे, y की तरफ -1 नीचे की ओर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये तीनों भी एक सीध में आ रहे हैं, तो इनको भी एक स्केल की सहायता से वापस मिला देंगे। इस तरीके से हमने इनको मिला दिया दोनों इस समीकरण को क्या नाम देंगे, x माइनस वाई बराबर 6। तो ये दोनों जो समीकरणें थी उनकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड होता है, दोनों लाइनें जहां भी आपस में काटती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, उनकी जो वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। तो इसकी सीध में नीचे देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 8 है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो अपना 8 आंसर आ गई। और जो y की वैल्यू है वो देखेंगे तो y की वैल्यू इसकी सीध में कितनी है, अभी 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी ये अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप इन दोनों समीकरणों को किसी और विधि से हल करते हैं तो भी आपको x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 ही मिलेगी। अगर हम ये जांच करना चाहते हैं कि अपना उत्तर सही है या नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं, x और y की वैल्यू यहाँ पर रख करके देखेंगे कि दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो x की जगह 8 रखेंगे और y की जगह देखिए अपना 2 रखेंगे, तो ये 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। इसका मतलब जो पहली समीकरण है वो संतुष्ट हो रही है। इसी तरीके से दूसरी समीकरण ये कहती है कि x माइनस वाई बराबर 6 की आना चाहिए, तो x की वैल्यू 8 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 8 माइनस 2 भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तब हमें ये पता लग जाएगा कि अपने जो आंसर फाइंड किया है x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 वो क्या है, अपना एकदम सही है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ एक प्रश्न की, या फिर कुछ एक उन प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उनकी चर्चा शुरू करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 जो है उसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा जो साथ में अपना रफ वर्क करते रहे ताकि ये चीजें अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ बनाना है। सेकंड इसमें चीज और दे दी, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। ये जो चीज है वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन पहला अपना काम क्या रहेगा कि इन युग्मों को हमें आलेखीय विधि से हल करना है, यानी हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसके सोल्यूशन का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, पिछले वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, जो आपको समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 आपको दे रखी है वो दे रखी है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर है 0 के। इसमें से आपको क्या करना था, इसमें से आपको वेरिएबल सेपरेट करने थे, यानी चर का पृथक्करण करना था। तो इसमें 2x को अलग कर लेंगे, जब 2x को अलग करेंगे इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। अब जो इक्वल के चिन्ह के इस साइड में जो भी रह गया था हम उनको इस साइड में लेके जाएंगे, तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस के 5y इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 5y, ये प्लस के 4 है ये हो जाएंगे माइनस के 4। तब देखिए हमें ये पता चलता है कि x जो है अभी तक अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ में जो गुणांक 2 है वो बच गया है। हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो 2 भी है वो हट जाएगा। तब हम इसे लिख देंगे x इज इक्वल से 5y माइनस 4/2। तो ये जो है इसका वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसकी टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाएंगे तो वही तरीका रहेगा, x लिखेंगे y लिखेंगे और आगे कॉलम बना देंगे। ये हम 3 कॉलम इस तरीके से बना दिए। अब आपको क्या करना है, y की जगह वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अमूमन ये प्रश्न रहता है आप सभी का कि y की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, तो आपको y की वो वैल्यू रखनी है कि ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, और इतनी छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करनी है कि अपने ग्राफ पेपर पर आसानी से ड्रॉ हो सके। तो लीजिए हम y की वैल्यू पहले रख देते हैं 0। जैसे हम 0 रखेंगे तो 5 और 0 को गुणा होते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -4, और -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2। इसी तरीके से y की कोई और वैल्यू आप सोचिए, जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 रखने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है, जब मैं 1 यहाँ पर रख दूंगा तो 5 1 से गुणा होने पर 5 आएगा, और 5 - 4 1 बचेगा, और 1/2 को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो चलिए कोई बात नहीं जी, 2 रख देते हैं। जब 2 रखते हैं तो 5 को 2 से गुणा होने पर ये होता है 10, और 10 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 को 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो y की जगह रख देंगे 2। जब 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 माइनस 4 6 हो जाएंगे। 6 में से 2 जाने पर कितने बचे, 6/2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से y की जो वैल्यू है वो और रखिए। देखिए जैसे अगर आप 3 रखेंगे तो क्या होगा, जब आप y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 5 इंटू 3 15, 15 में से 4 जाने पर बचेगा 11, 11 2 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर हम y की वैल्यू 4 रख दे तब क्या होता है, 4 रखते तो 5 के ये हो जाएंगे 20, 20 माइनस 4 हो जाएंगे 16, और 16/2 कितने हो जाएंगे, 8। इस तरीके से ये अपनी पहली जो सारणी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से समीकरण 2 की सारणी भी प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 जो है वो अपनी 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 से, इसमें चर का पृथक्करण करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा अपना, देखिए ध्यान से, ये y है ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये माइनस 8 है ये इस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x बराबर 8 माइनस वाई। फिर वापस y के अक्ष के साथ में 2 आ गया, इसको हटाने के लिए x बराबर हो जाएगा 8 माइनस वाई बटे 2। इस तरीके से दूसरी समीकरण का भी जो वेरिएबल x है वो हमने सेपरेट कर लिया है। इसकी भी टेबल बनाएंगे तो एक x और y 2 कॉलम बनाएंगे, इसमें अलग अलग y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो 8 में से 0 जाने पर 8 ही बचेगा, और उस 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो x की वैल्यू आएगी 4। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू मैं 2 रख दूं, जैसे मैं 2 रखूंगा तो 8 में से 2 जाने पर 6 बचेंगे, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूं तो देखिए 8 में से 4 जाने पर 4 बचेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करने पर भी 2 आएगा। तो ये बन गई अपनी सारणी सेकंड, ये टेबल नंबर 2 बन गई सारणी सेकंड। इसको भी कार्टेशियन प्लेन पर हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए x की अधिकतम 8 है वैल्यू है, और y की अधिकतम 4 वैल्यू है। तो काटते तल बनाते टाइम ये बात ध्यान रखेंगे कि x में हमें अधिकतम 8 ड्रॉ करना है, और y का अधिकतम हमें 4 ड्रॉ करना है। तो देखिए इस साइड बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो x की हमें अधिकतम करनी है 8 वैल्यू। ये जो काम है ये अपना हमें ग्राफ पेपर पर करना है, एग्जाम में हमें ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर पर ही ये काम करना है। तो देखिए अधिकतम x की वैल्यू 8 तक रखनी है, ये रख दिया, ये इस साइड में माइनस में रख दिया। पांच तक रख दिया, y की वैल्यू 4 तक रखनी है, x की वैल्यू 8 तक लिखनी थी। इसको ड्रॉ करते हैं, x की तरफ -2 और y की तरफ 0 चलना है। तो देखिए मूल बिंदु पर खड़े होंगे, x की तरफ -2 और y की तरफ 0, मतलब बिल्कुल ही नहीं चलना, यानी ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। सेकंड देखिए x की तरफ 3 रखना है और y की तरफ 2 रखना है, तो मूल बिंदु पर खड़े होकर के x की तरफ 3 और y की तरफ 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से x की तरफ 8 रखना है और y की तरफ 4 रखना है, तो x की तरफ 8 चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और y की तरफ 4 चलेंगे तो देखिए यहाँ तक आ जाएंगे। तीनों जो पॉइंट है वो एक सीधी में आ रहे हैं, इनको एक रूलर की सहायता से मिला देंगे। इस तरीके से जब इन तीनों को रूलर की सहायता से मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी, और इस सीधी लाइन को हम लिख देंगे कि अपनी कौन सी समीकरण को डिनोट करती है, 2x - 5y + 4 को डिनोट करती है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2x - 5y + 4 = 0। इस तरीके से जो दूसरी सारणी है उसको भी यहाँ पर निर्देशित करेंगे। तो x की
4 और y की तरफ 0। देखिए x की तरफ 4 और y की तरफ 0 यहाँ पर आ जाएगा। 3 2 है तो 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 और 4 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये तीनों भी एक सीध में है, इनको भी एक रूलर की सहायता से मिला देंगे और मिलाकर के उनको नाम दे देंगे। सारणी नंबर 2 2x, समीकरण नंबर 2 जो है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0 के। इस तरीके से जो दोनों समीकरणें थी उनको हमने ड्रॉ कर दिया है और इनका जो आंसर है वो यहाँ पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद हो रही है। तो इनकी सीध में देखेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पैमाना आप डेफिनेटली लिख देंगे। हमने 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई यूज ली है, इसलिए पैमाना x और y दोनों अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई हो जाएगा। अच्छा, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, x और y की वैल्यू ने फाइंड कर ली। सेकंड, इसमें एक चीज ये भी दे रखी है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इन सभी के द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काट रही है। आपको बताया था, हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि ये जो होता है ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। इसमें क्या पूछ रखा है कि ये जो रेखाएं हैं वो y अक्ष को जहां पर भी काट रही है उनके निर्देशांक लिखिए। तो ये y अक्ष है और ये जो लाइन y अक्ष को यहाँ पर काट रही है एक, और दूसरी लाइन यहाँ पर काट रही है। तो इनके जो भी निर्देशांक होंगे वो हमें यहाँ पर उत्तर इसके और लिखने पड़ेंगे। तो ये y अक्ष को कहां पर काट रही है, अभी y की वैल्यू 1 है और y की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, यानी इसके निर्देशांक कितने हैं अभी 0,1 है। इसी तरीके से इसके निर्देशांक कितने हैं 0,6 है। तो ये उन बिंदुओं के निर्देशांक है जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काट रही है। आपको प्रत्येक ग्राफ के प्रश्न में एक एडिशनल क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जैसे इसमें दे दिया कि y अक्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको इसी तरीके से यह भी दिया हुआ मिल सकता है कि आप x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काटती है। या आपको यह क्वेश्चन मिल सकता है कि आप उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काट रही हो। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है जहां पर ये रेखाएं जो है वो और x अक्ष एक त्रिभुज बना रहा है। आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं और y अक्ष जहां भी कट रहे हैं उनके निर्देशांक आप लिखिए। तो उस टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप p का मान ज्ञात कीजिए यदि p बराबर 3x प्लस 4y हो। आपको ये दिया हुआ मिल सकता है कि आप a का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 2x प्लस 3y हो। तब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको p का मान देख करके ये बोल दिया, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आप जो भी आंसर निकाले उस आंसर को यहाँ पर पुट करके आप p की वैल्यू निकाल ले, उस आंसर को आप यहाँ पर पुट करके आप a की वैल्यू निकाल ले, या फिर कोई भी और वैल्यू जो आपको दे दी वो आप निकाल ले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर आराम से समझ में आ गया। चूंकि ये मामला अपना 6 नंबर का है, ये मामला अपना 6 नंबर का है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे इसे सीखने में, लेकिन ये 6 नंबर आप अपने हाथ से उम्मीद करता हूँ जाने नहीं देंगे कहीं पर भी। और मैंने देखा है अक्सर कुछ है कि इनको हल्के में ले लेते हैं कि ये तो एकदम आसान सा टॉपिक है, हम इसको कर लेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज होती है। और मैं या आप भी शायद ये नहीं चाहेंगे कि आपके एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, थोड़ी सी हड़बड़ाहट की वजह से आपके जो नंबर 6 नंबर का जो लॉस है वो हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात को प्रॉपरली समझ लिया होगा और आप भी मेरी तरह लॉकडाउन का पालन करके घर पर बैठ करके अपनी तैयारी है वो बरकरार रख रहे होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।